नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि एनवायरमेंटल क्या है, या अपन बात करें कि इकोसिस्टम क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किसने इसके ऊपर अपना काम किया है और किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है, और कितने इसके अंदर स्फेयर्स है जिसके अंदर लिविंग फॉर्म रह सकते हो जहाँ पर, या अपन ये कह सकते हैं इसके अलावा कितने ऐसे घटक हैं जो उस वातावरण में अंदर रहने वाले जीवों को प्रभावित करते हैं, और ये जो घटक है वो किस प्रकार से उनको अपने आप से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स के बारे में अपन डिस्कस किया था। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि कितने ऐसे स्फेयर्स है जहाँ पर कई टाइप के जीव है जो अपने आप को रहने के लिए निश्चित स्थान पर अपना हैबिटाट या अपना आवास बनाते हैं। तो अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसे कई घटक हैं जो सजीवों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उन्हीं घटकों की उपस्थिति की वजह से उनका विकास होता है, उनका लाभदायक प्रभाव दिखता है, और वो अपने आप को एक स्टेज से दूसरे स्टेज के लिए तैयार करते हैं और अपने अंदर अनुकूलित लक्षणों को ग्रोथ करवाते हैं, ताकि उसी स्थान पर या उसी स्थान के अलावा किसी भी जीव को एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए या किसी निश्चित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जाते हैं तो उनके अंदर कई प्रकार के लक्षण एडॉप्ट होते हैं। तो वो नए वातावरण के अनुरूप अपने आप को किस प्रकार तैयार करते हैं। तो आज अपन ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो अपना टॉपिक क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्लियर है? अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इसके अगर अपन डिफाइन करें तो किस प्रकार कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं वो सजीव अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने वातावरण से किसी न किसी रूप पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि एक सजीव के चारों ओर वातावरण ऐसा भाग है जिसमें वातावरण उस क्षेत्र विशेष के अंदर पाए जाने वाले या किसी भी क्षेत्र पर पाए जाने वाले जीवों के ऊपर अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाता है। उसे उसका अपन पर्यावरणीय घटक कहते हैं। और इस घटक के अंदर क्या होता है कि जो सजीव जो होते हैं उनका उस वातावरण के साथ एक संबंध भी होता है। उस संबंध के तहत ही वो अपना विकास करते हैं और उस क्षेत्र विशेष के अंदर अपने आप को डेवलप करवाने का कार्य करते हैं, और उसी के अंदर उसमें कुछ विशेषताएं भी अर्जित होती हैं। क्लियर है? तो ये जो सजीवों का उस वातावरण के साथ जो क्रिया है, उस क्रिया को अपन एक उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन भी मानते हैं, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, और उस संबंध के आधार पर ही वो अपना आगे की ओर डेवलप करते हैं। क्लियर है? तो अब ये जो फैक्टर्स जो है जो जीवों को विकसित करवाने का काम कर रहे हैं, उनको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक नंबर पे जो फैक्टर है उसके अंदर आता है फिजिकल। इस फिजिकल के अंदर बात करते हैं अपन, इस फिजिकल को अपन एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, जिसके अंदर अपन ने बताया था कि जितने भी जीवों के अतिरिक्त जो घटक होते हैं उन सबको अपन ने एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर शामिल किया था, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर शामिल होते हैं। इसके अंदर किसको शामिल किया गया है? सबसे पहले एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और
लिथोस्फीयर। ये सभी ऐसे स्फीयर है जिसके अंदर एबायोटिक घटकों को रखा गया है, जिसके आधार पर अपन इनको दो भाग और है, जिसके अंदर एक तो आता है अपना मीडियम और सेकंड वाला पोर्शन आता है अपना क्लाइमेट। क्लियर है? ये जो पोर्शन है वो अपना है एबायोटिक फैक्टर्स का या फिजिकल या भौतिक घटकों का, जिसमें जीव अपने किसी निश्चित स्थान के साथ उसके वातावरण में होने वाली जो अंतर क्रियाएं हैं, इंटर रिलेशनशिप जो है, उसका इसका अपन अध्ययन करते हैं और उन्हीं का अपन एक संबंध ज्ञात करते हैं। क्लियर है? सेकंड नंबर पे जो अपना है वो अपना आता है बायोटिक फैक्टर्स। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं सबसे पहले मीडियम के ऊपर। देखो डियर कि सजीवों की क्रियाओं के आधार पर या उनके निवास स्थान के आधार पर, इन हैबिटाट जो कंडीशन है उसके आधार पर जो मीडियम है उसको अपन सॉइल, वाटर, एयर और होस्ट बॉडी के अंदर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब किसी भी जीव को रहने के लिए एक स्थान की जरूरत पड़ती है, वो स्थान चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वाटिक हो। क्लियर है? इन दोनों ही आवासों के आधार पर जीव अपने आप को डेवलप करते हैं ना, तो उसके आधार पर इसका क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया। भाई माध्यम है एक, ये सब क्या है, जीवों के लिए रहने के लिए एक माध्यम है जिसके ऊपर सभी जीव अपना एक स्थान के ऊपर निवास करते हैं। क्लियर है? मिट्टी, सॉइल जिसको अपन कहते हैं, वाटर, एयर और होस्ट बॉडी। देखो डियर, जो सॉइल जो होती है ना, ये क्या है, इस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिसका निर्माण अपन मानते हैं कि ये जो कई प्रकार की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के साथ वातावरणीय घटकों की जो अंतर क्रियाएं जो होती है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। और ये मिट्टी मोस्ट ऑफ जोइड्स के लिए हैबिटाट का काम करती है, आवास का काम करती है। क्लियर है? तो इसके अंदर अपन ये भी मान सकते हैं कि इस मिट्टी के अंदर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है और कुछ बोरिंग फॉर्म में रहने वाले जोइड्स है जो वहाँ पर अपना निवास बनाते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रकार के जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं? मिट्टी के अंदर ही। और बाइलिंग जोइड्स। और कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, अपना स्थान के आधार पर पाए जाते हैं। और इसी मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, कई प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो जीवों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं वाटर के ऊपर। भाई अपन जानते हैं कि इस पृथ्वी का जो मोस्ट ऑफ जो भाग है वो वाटर से ही कवर है। और अपन ये भी मानते हैं कि जितने भी करोड़ों प्रकार के जो जीव जंतु हम देखते हैं या सुनते हैं जिनके बारे में, उनमें से मोस्ट ऑफ जो जीव है वो वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं। क्लियर है? अब वाटर जो है वो यहाँ पर अपने आप को जीवों की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में डिवाइड करवा देता है। एक होता है मैराइन और एक होता है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। दो टाइप का एक्वाटिक हैबिटाट हो गया। अब फ्रेश वाटर के अंदर और
मैराइन वाटर के अंदर रहने वाले जितने भी प्रकार के जो जीव है उनके लक्षणों में काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। भाई कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्वच्छ जल के अंदर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी के अंदर वो विकसित होते हैं और उसी के अनुकूल उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं। कुछ समुद्री जल होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। अब ये जो उपस्थिति है फ्रेश वाटर में हो या मैराइन वाटर के अंदर, अब इसके अंदर भी अपन कह सकते हैं कि ये जो जीव जो होते हैं वो अपने आप को या तो समुद्री सतह के ऊपरी तल के ऊपर डेवलप करते हैं या फिर समुद्र की गहराई में अपने आप को डेवलप करते हैं। क्लियर है? फिर सेकंड नंबर पर आता अपना एयर पोर्शन, सॉरी थर्ड नंबर पे अपना जो पार्ट है इसका वो आता है एयर। देखो हवा जो है या वायु जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है बायोटिक फैक्टर के अंदर, जिसमें कई प्रकार की गैसेज है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? और इसके अलावा कुछ निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती है जिसमें हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जैसी गैसें हैं। और इसके अलावा कुछ मिट्टी के कण हुए, सूक्ष्म कण हुए हैं जो अपने आप को सशक्त फॉर्म के अंदर डेवलप करते हैं या पाए जाते हैं। इनके अंदर निष्क्रिय गैसों को छोड़कर बाकी जो पोर्शन है, जो बाकी जो पार्ट है वो सजीवों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल्स का काम करता है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्लियर है? इसी के अनुरूप वो अपना विकास करते हैं। अब अपन बात करते हैं होस्ट बॉडी की। होस्ट बॉडी के बारे में अपन जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको अपना विकास करने के लिए दूसरे प्रकार के जीवों के ऊपर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और ये जो निर्भर है वो उनके आवास के लिए चल रहे हैं। और अगर ये कंडीशन अगर आवासीय रूप में है, एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में है, तो अपन इसके लिए जो एडेप्टेशन जो होगा वो या तो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल और कितना हो गया, हाँ एनाटॉमिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, ये पोर्शन है जो उसके आधार पर अपने आप को क्या करता है, विकसित करवाता है। अब इसी के अनुरूप उनके अंदर क्या पाया जाएगा, लक्षणों का विकास। लक्षणों का क्या हो रहा है, उसके अंदर विकास हो रहा है। क्लियर है? तो ये थे एबायोटिक फैक्टर, जिसमें एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के पार्ट है, जिनको रहने के आधार पर या निवास के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम है मीडियम और दूसरे का नाम है क्लाइमेट। अब अपन बात करते हैं क्लाइमेट के रूप में। भाई डियर, अपन क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। क्लाइमेट जो होता है, अगर अपन इसको सरल से शब्दों में डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का ऐसा एवरेज पार्ट, एक एवरेज पार्ट ही है या रिजल्ट उसका, जो कई प्रकार से जीवों के लिए एक तैयार करता है अपने वातावरण को, जिसमें टेम्परेचर है। इसमें जिसको अपन सम्मिलित करते हैं वो कौन है, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, स्नो। क्लियर है? और अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी को, नमी को। ये हमारा पोर्शन है, क्लाइमेट वाला पोर्शन है। क्लियर है?
अब अपन बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। बायोटिक फैक्टर वही है जिसमें जीवों के मध्य या सजीवों के मध्य होने वाले आंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या जीवों के मध्य होने वाली जो संबंध है उन संबंधों का बायोटिक फैक्टर्स के रूप में, जैविक घटकों के रूप में अपन इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। और ये जो होता है ये या तो होता है किसी आवास के लिए, हैबिटाट के लिए, या फिर होता है प्रोटेक्शन के लिए, या फिर होता है हेल्पिंग के लिए, या फिर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर होता है फूड पार्टिकल के लिए, भोजन के लिए। अब इनके जो फैक्टर्स है ये, जिसको अपन ने कहा था रिप्रोडक्शन, हैबिटाट है, प्रोटेक्शन है, फूड्स है, और अपने ही जीवों से हेल्पिंग। क्लियर है? इनके आधार पर इनको अंतरजातीय और अंतराजातीय दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में इसको बांटा गया है, जिसके अंदर आता है इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, और सेकंड नंबर पे आता है अपना इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इन दोनों ही प्रकार का जो संबंध है, इन दोनों के ही अंदर अपन इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर अपन बात करें इंट्रा, तो इंट्रा में क्या होता है कि या तो दोनों ही प्रकार के जीवों को या दोनों में किसी एक प्रकार के जीव को उस दूसरे जीव की उपस्थिति से या तो लाभ होता है या फिर उसकी हानि होती है। लेकिन इंट्रा वाला जो पोर्शन है, इसमें कंफर्म एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज की उपस्थिति के अंदर क्या होती है, हानि होती है। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष ही तो है रहने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए। क्लियर है? तो ये हमारे रिलेशनशिप है जिसके आधार पर हम इनके बारे में देख रहे हैं। आ गया समझ में? तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं कि अपन ने आज देखा था एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, जिसके अंदर फिजिकल और बायोटिक, फिजिकल को अपन एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं और बायोटिक फैक्टर्स इसका सेकंड वाला पोर्शन है। जो फिजिकल फैक्टर्स है उसके अंदर अपन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बेस पर बनने वाला जो हैबिटाट है उसके आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है मीडियम, दूसरा है अपना क्लाइमेट। मीडियम जो होता है वो रहने के आधार पर किया गया है, जिसके अंदर सॉइल है, वाटर है, एयर है और होस्ट बॉडी है, जिसके आधार पर जीव अपने आप को रखते हैं और अपना विकास करते हैं, या जिस स्थान पर ये अपने आप को रहना पसंद करता है, जो इनका आवास होता है। और सेकेंड नंबर पर आता है इसका क्लाइमेट, कि क्लाइमेट भी जो होता है ना वो डायरेक्टली सजीवों के संपर्क में होता है और उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर क्या रहता है, उसको प्रभावित करता है। फिर सेकंड नंबर पे अपना आया था बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जीवों के मध्य होने वाली दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक ही जाति के जीव भी हो सकते हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो इनका आपस में अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर चाहे वो हैबिटाट के रूप में हो, चाहे फिर हेल्पिंग के लिए हो, चाहे रिप्रोडक्शन के लिए हो, चाहे प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे फूड पार्टिकल्स के लिए भी स्ट्रगल क्यों ना हो। क्लियर है? तो ये हमारा था एनवायरमेंटल फैक्टर। थैंक यू डियर।